तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा मेरा लास्ट वीडियो? उसमें आपने एक प्रोग्राम की आउटपुट देखी होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे या कुछ और पढ़ेंगे। तो जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें एक प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले stdio.h फाइल को इंक्लूड किया। उसके बाद मैंने conio.h फाइल को इंक्लूड किया। फिर मेरा मेन फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स। इसमें मैंने इंट x इजिकल टू 5 y इजिकल टू 4 लिख करके मैंने x की वैल्यू को 5 से इनिशियलाइज करके और y की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 4 से इनिशियलाइज करके फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मेरी क्लियर स्क्रीन है। क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फिर प्रिंट एफ में स्टूडेंट मैंने कुछ कास्केडिंग दी है। इसको कास्केडिंग बोलते हैं। जब हम बहुत सारी आउटपुट्स या बहुत सारी इनपुट्स एक ही स्टेटमेंट में देते हैं तो उस कंसेप्ट को हम कास्केडिंग बोलते हैं। कास्केडिंग की स्पेलिंग होती है CASCADING। तो यहाँ पे मैंने एक कास्केडेड आउटपुट फंक्शन का यूज़ किया है। मैंने लिखा प्रिंट एफ, बैकस्लैश n होता है स्टूडेंट न्यू लाइन पे लिखने के लिए। मैंने %d लिखा, फिर बैकस्लैश t लिखा, फिर %d, फिर बैकस्लैश t। तो बैकस्लैश t मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस के लिए, जबकि बैकस्लैश v हम वर्टिकल टैब स्पेस के लिए करते हैं। तो ये सारे मैंने ले लिए स्टूडेंट्स। फिर कॉमा मैंने लिखा है x प्लस कॉमा माइनस वाई, फिर कॉमा माइनस वाई सॉरी, फिर कॉमा प्लस एक्स, फिर कॉमा प्लस वाई लिखा है मैंने स्टूडेंट्स। और लास्ट में मैंने गेट ch फंक्शन का यूज़ किया, फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी ऐसा आ जाए ना, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में ही आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रखे हों इस टाइप से, जैसे मैंने अभी दे रखे हैं, तो हम हमेशा राइट साइड से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे बिल्कुल अगर हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट में बिल्कुल राइट में चलें तो मेरे पास लिखा हुआ है प्लस वाई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर हमें इस टाइप की कोई स्टेटमेंट आ जाए जिसमें हमें एक ही स्टेटमेंट में कास्केडिंग में हमें बहुत सारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे रखी हैं इस टाइप से, तो अब तब हम उस केस में हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल राइट साइड से स्टार्ट करूँगा। अगर आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बिल्कुल राइट में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है प्लस वाई। तो प्लस वाई का मतलब है हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। मतलब हम नीचे आउटपुट में 5 को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैंने देखो आउटपुट में बिल्कुल राइट साइड में लिख रखा है 5 लिख रखा है ना। अब स्टूडेंट्स प्लस 5 से हम थोड़ा और लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, तो प्लस एक्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से x में इंक्रीमेंट किया तो x की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। तो नीचे आउटपुट में देखो 5 से पहले मैंने 6 लिखा हुआ है आउटपुट में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप प्लस एक्स से राइट साइड में आ जाओगे तो माइनस वाई लिखा हुआ है, मतलब y की जो भी लास्ट वैल्यू थी उसमें डिक्रीमेंट होगा। अब y की लास्ट वैल्यू क्या थी वो आप बताओ। y की लास्ट वैल्यू क्या आई थी? अभी 5 आई थी। अब आउटपुट में देखो बिल्कुल राइट साइड में y की वैल्यू है जो कि 5 है, तो उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा एक का, तो ये 4 आ गया। आउटपुट में देखो मैंने 4 लिखा है। फिर स्टूडेंट्स माइनस वाई के लेफ्ट में चलें तो x प्लस लिखा है, मतलब x यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट तो आपकी सेम स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट सेम स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट नहीं होता, वो उसके बाद वाली स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होता है। तो बाकी तो तीनों मेरे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट थे, लेकिन ये मेरा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है x प्लस। तो यहाँ पे x की वैल्यू सेम रहेगी जो लास्ट वैल्यू थी। x की लास्ट वैल्यू मुझे क्या मिली थी स्टूडेंट्स? आउटपुट में देखो 6 था, तो 6 ही यहाँ पे रहेगा, तो 6 ही मैंने लिख दिया। इसमें अगर ये प्री फिक्स होता तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 7 हो चुकी होती, लेकिन यहाँ पे पोस्ट फिक्स है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी जो लास्ट वैल्यू थी। आगे स्टूडेंट्स एक और प्रोग्राम की आउटपुट देखिए आप। इसमें मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। मैंने लिखा है #include stdio.h, उसके नीचे मैंने लिखा है #include conio.h। दो हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड कर लिया। उसके नीचे मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में स्टूडेंट्स मैंने 3 फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल ले रखे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के। फ्लोट मैंने ले रखा है x, y, z। प्रिंट एफ में स्टूडेंट्स मैं यूज़र से 2 नंबर मंगवा रहा हूँ। मैंने लिखा है एंटर 2 नंबर्स। अब स्कैन एफ में हम 2 नंबर यूज़र से एक्सेप्ट करवा रहे हैं। पहली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे तो वो ax में जाएगी, दूसरी वैल्यू को एक्सेप्ट करवाएंगे तो वो वैल्यू मेरी y में जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैंने नीचे कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ़ y इजिकल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 है तो मैंने एग्जिट लिख दिया। मतलब अगर y की वैल्यू 0 आती है तो हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। एग्जिट का मतलब होता है टर्मिनेट द प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि ब्रेक और एग्जिट में क्या डिफरेंस है। ब्रेक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्रेक फंक्शन आपका लूप से
या स्विच के से बाहर आने के लिए होता है, जबकि एग्जिट जो होता है वो आपके प्रोग्राम को ही टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। एल्स अगर y की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और है, तो उसमें मैंने z में x और y की वैल्यू को डिवाइड कर दिया और उस रिजल्ट को मैंने शो कर दिया, जो भी रिजल्ट आता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, वो एक एरर है। मैथमेटिक्स में तो हम दिखा देते हैं कुछ भी 0 से डिवाइड नहीं हो रहा तो, लेकिन कंप्यूटराइज्ड में अगर हम देखें तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक एरर है। और जहाँ पे मैंने वही लिखा कि अगर y की वैल्यू 0 आती है तो मुझे प्रोग्राम से एग्जिट कर देना है, अगर कुछ और आता है तो मुझे डिवाइड करना है वहाँ पे उस केस में। तो स्टूडेंट्स यही मैंने किया। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मेरे पास एरे क्या होता है, व्हाट इज़ एरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एरे। स्टूडेंट्स एरे का क्या मतलब होता है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप दैट शेयर द सेम नेम। पहले तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूँ, हम डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, हम फंडामेंटल डाटा टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। उसके बाद मैंने पढ़े थे कुछ ड्राइव डाटा टाइप्स होते हैं, फिर यूज़र डिपेंडेंट टाइप होते हैं। तो ड्राइव डाटा टाइप का एग्जांपल पढ़े तो हमने पीछे फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ ड्राइव डाटा टाइप्स। तो इसी तरीके से एरेज भी आपके ड्राइव डाटा टाइप्स के एग्जांपल्स हैं। तो एरे का मतलब क्या होता है, एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप दैट शेयर द सेम नेम। अगर हम कुछ सेम टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन ले लें जिनका नाम हम सेम रख दें तो उसको बोलेंगे हम एरे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे हैव डिफरेंट इंडेक्स वैल्यूज। तो डिफरेंट क्या होगा, इंडेक्स वैल्यूज होगी। मीन्स आपका एक एरे के अंदर सारे एलिमेंट सेम टाइप के होंगे, उनका सभी का नाम सेम होगा, लेकिन इंडेक्स वैल्यूज उसमें डिफरेंट हो जाएंगी। एरेज का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स, वो चीज़ देखो आप। स्टूडेंट्स मान लो मुझे मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं। तो एक तरीका तो क्या है कि मैं 40 वेरिएबल्स लूँगा, मैं वहाँ पे डिक्लेयर करूँगा इंट a, b, c, अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए मैंने, और एक मैं एरे बना देता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वेरिएबल्स मुझे अलग अलग लेने पड़ेंगे, मुझे 40 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे तो मेरे प्रोग्राम का साइज़ बढ़ जाएगा, लेकिन मैं एक ही एरे ले लेता हूँ तो प्रोग्राम का साइज़ कम हो जाएगा। तो एरेस में हम ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंटैक्स है, कैसे है एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लिखते हो डाटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज ले सकते हो एरे का, जो भी आपको साइज लेना है। एग्जाम्पल मैंने नीचे बता रखा है, जैसे मैंने नीचे लिखा इंट इज़ ए डाटा टाइप, फिर मैंने लिखा मार्क्स इज़ एरे नेम, फिर मैंने 40 लिखा है। मतलब इसमें ये करने का जा रहा है, हेयर मार्क्स इज़ एन एरे ऑफ 40 इंटीजर वैल्यूज। तो यहाँ पे मार्क्स एक एरे है जिसके अंदर 40 इंटीजर वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। एरे इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि एरे के अंदर हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स वैल्यू होती है। तो ये होता क्या है, द लोकेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड इट्स एरे इंडेक्स। तो मतलब कौन सा एलिमेंट कौन सी लोकेशन पर है, पहली लोकेशन पर है, दूसरी लोकेशन पे है, वो उसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी। एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0, हमेशा एरे का इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है एंड एड्स विद साइज -1। फॉर एग्जांपल मेरा जो एरे है, मान लो उसका जो साइज है 10, तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और एरे के लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। अगर मेरा एरे जो है उसका साइज 10 है तो पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू 0 होगी और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू इसमें 9 हो जाएगी। एक स्टूडेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए अपने ब्रेन में, अपने इसको रख लीजिए। एक फार्मूला है कि अगर मुझे किसी भी एरे का साइज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो साइज ऑफ एन एरे इज इक्वल टू होता है ub माइनस LB+1। ub मीन्स अपर बाउंड और LB मतलब लोअर बाउंड। जैसे स्टूडेंट ने भी आपको बताया कि मेरा एक एरे है जिसका साइज 10 है, तो उसमें जो लोअर बाउंड क्या होगा, 0 हो जाएगा, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 9। अगर मैं ub की जगह 9 रख दूँ, LB की जगह 0 रख दूँ, तो मैं क्या रखूँगा, 9 माइनस 0 + 1 क्या हो जाएगा, 10, जो कि मेरे एरे का साइज है, और ये मैंने आपको बताया भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेस एड्रेस क्या होता है किसी भी एरे का। द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे इज कॉल्ड इट्स बेस एड्रेस। आपका एरे है, एरे में आपके एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होगा। मान लो मेरा जो एरे है उसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, तो 10 एलिमेंट्स की लोकेशन अलग अलग होगी, उनका एड्रेस अलग अलग होगा, लेकिन हम सारे एलिमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, एक एरे के सारे एलिमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स वैल्यू के थ्रू या उसके बेस एड्रेस के थ्रू।
तो जो एरे का पहला एलिमेंट होता है वो जिस एड्रेस पे स्टोर होता है उस एड्रेस को उस एरे का बेस एड्रेस बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने नीचे डिफाइन किया है इंट एरे, और मैंने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में 5, मतलब ये एक एरे है जिसका साइज 5 है। और अगर मैं इसमें अलग अलग वैल्यू डालना चाहूँ इन पांचों में, तो मैंने पहला जो इंडेक्स वैल्यू है 0 है, मैंने लिखा एरे स्क्वायर ब्रैकेट में 0, मतलब पहला जो इंडेक्स वैल्यू है इसमें मैंने 45 डाला। दूसरा जो एरे एलिमेंट है उसकी में मैंने वैल्यू 49 डाली। तीसरे एरे एलिमेंट के अंदर मैंने वैल्यू 63 डाली। फोर्थ एरे एलिमेंट में मैंने वैल्यू 57 डाली। और फिफ्थ एरे एलिमेंट में मैंने वैल्यू 86 डाली। तो ये 0 से लेके इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 तक होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स जो मेरा पहला एलिमेंट है जो कि 45 है, एरे 0 इंडेक्स है इसका और इसकी वैल्यू है 45, इसका जो एड्रेस होगा वो मेरे एरे का ही बेस एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एरेस। टाइप्स ऑफ एरेस की बात की जाए तो एरे मेरे दो टाइप्स के होते हैं सी में, और वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे मेरे वो होते हैं जिनमें एक ही सबस्क्रिप्ट होती है। दीज एरेज हैव ओनली वन सबस्क्रिप्ट। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में भी लिख रखा है, मैंने लिखा इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा 5, तो इसमें सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट है, ये मेरा होगा वन डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, दीज एरेज हैव मोर देन वन सबस्क्रिप्ट। वो एरेज जिनमें एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट है उनको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। नीचे मैंने लिखा हुआ है इंट सेल्स, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 5 और फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 12। पहला जो 5 है वो रोज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो 12 है वो मेरा कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दो सबस्क्रिप्ट हैं, तो ये मेरा एक 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 सबस्क्रिप्ट होती तो 3 डायमेंशनल एरे होता, तो अगर 4 सबस्क्रिप्ट होती तो 4 डायमेंशनल एरे होता। तो इस तरीके से मेरे दो टाइप के एरे हो गए, एक तो वन डायमेंशनल एरे और एक मल्टी डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आप इतना पढ़ो, इसको अच्छे तरीके से समझो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे।